फ्रेंड्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विषय सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत के अध्याय 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सूक्ष्म निरीक्षण। मगध लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर ही बहती थीं। ये नदियाँ यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। मगध का एक बड़ा हिस्सा जो है जंगलों से भरा हुआ था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था और उन्हें फिर सेना के काम में लाया जाता था। जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए भी लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की भी खदानें थीं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए लोहा बहुत उपयोगी था। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। नंबर 1 बिंबिसार और नंबर 2 अजातशत्रु। अजातशत्रु को अजातशत्रु भी कहते हैं। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, जो वर्तमान में आधुनिक राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जानते हैं, को राजधानी बनाया गया। बच्चों, 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जब उसने मगध को जीतना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। बच्चों, अब बज्जी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही बज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली, बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जैसे कि वर्तमान में शासन व्यवस्था है, इस तरह की शासन व्यवस्था थी। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए भी आपस में मिलकर चर्चा करते थे। स्त्रियां, दास और कमकार मजदूरों को कहते हैं, इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। बच्चों, बज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु
और बज्जी संघ। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या बज्जी में नियमित सभाएं होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि हाँ ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। नंबर 2, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे। नंबर 3, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। नंबर 4, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। नंबर 5, बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक भी नहीं बनाएंगे। नंबर 6, शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव यानी देखभाल करेंगे। नंबर 7, विभिन्न मतावलंबी का मतलब होता है अनेक मतों के मानने वाले संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक भी नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों के गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। बच्चों, अब अन्यत्र के बारे में पढ़ेंगे। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी जिसे हम प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से अधिक उम्र के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता दी जाती थी और जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा भी होती थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार सभाएं बुलाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थीं। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना माने जल सेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं दिए गए थे। अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, सही या गलत बताओ। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये सही है। दूसरा है, राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। ये कथन गलत है। तीसरा है, पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। ये कथन भी गलत है। चौथा है, चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। ये कथन भी गलत है। अगला है, महाजनपदों में बहुत से नागरिक किलाबंद थे। ये कथन सत्य है। दूसरा है, नीचे दिए गए खानों में निम्नलिखित शब्दों को भरो। नीचे ये शब्द दिए हुए हैं। ये 5 शब्द दिए हुए हैं। पहला है, सबसे बीच में लिखा हुआ है महाजनपद का राजा। तो पहले जो खाली जगह है, खाली खाना है, तो पहले खाली स्थान में भरेंगे व्यापारी। दूसरे खाली खाने में भरेंगे शिल्पकार। और फिर उसके नीचे 2 खाली जगह हैं, खाने हैं, तो
दाईं ओर भरेंगे कृषक और बाईं ओर भरेंगे पशुपालक, और सबसे नीचे वाले खाने में भरेंगे शिकारी संग्राहक, जैसा कि नीचे चित्र में उत्तर दिया हुआ है सही उत्तर। अगला प्रश्न है, शिकारी व खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे? इसका उत्तर है, शिकारी तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को जड़ी बूटियाँ, हिरण, बाघ जैसे जानवरों की खालें, हाथी दांत आदि देते होंगे। अगला है, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? इसका उत्तर है, महाजनपद के राजाओं द्वारा किलों के निर्माण करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, कुछ राजा बाहरी राजाओं के आक्रमण के भय से अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करते थे। नंबर 2, कुछ राजा अपनी शक्ति तथा समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए किलों का निर्माण करते थे। अगला प्रश्न है, आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह भिन्न थी? इसका उत्तर है, आज शासकों का चुनाव आम जनता द्वारा मतदान के माध्यम से किया जाता है, परंतु जनपदों में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा बन जाते थे। आओ करके देखें। अगला है, महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में निम्नलिखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? 2 अंतर बताइए। इसका उत्तर है, महाजनपदों के राजा तथा ऋग्वेद के राजाओं में निम्नलिखित 2 अंतर हैं। पहला अंतर है, महाजनपदों के राजा का पहला अंतर है, राजा महल में रहते थे और उनकी बड़ी बड़ी राजधानियाँ होती थीं। ऋग्वेद के राजाओं का पहला अंतर है, राजा महल में नहीं रहते थे और ना ही उनकी कोई बड़ी बड़ी राजधानियाँ होती थीं। महाजनपदों के राजा का दूसरा अंतर है, राजा के पास अपनी विशाल सेना होती थी। ऋग्वेद के राजा का दूसरा अंतर है, राजा के पास अपनी कोई सेना नहीं होती थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न 2 के उत्तर में बताए गए समूहों में से कौन से समूह आज भी कर देते हैं? तो इसका उत्तर है, आज भी व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक कर देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 3 के उत्तर में बताए गए समूहों में किन किन को आज मतदान का अधिकार प्राप्त है? इसका उत्तर है, स्त्रियों, दास और कम्मकार। अगला प्रश्न है, लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? इसका उत्तर है, वर्ण व्यवस्था के विरोध के निम्नलिखित कारण थे। पहला प्रश्न है, कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था निर्धारित सही नहीं मानते थे। नंबर 2, कुछ राजा खुद को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। नंबर 3, कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर वर्ण निर्धारण ठीक नहीं मानते थे। नंबर 4, कुछ लोगों का मानना था कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। धन्यवाद।